जमीन के अंदर किसी दूसरे प्लैनेट के रिमेन्स मिले हैं। यस, ये रिमेन्स कॉन्टिनेंट जितने बड़े दो ब्लॉब्स यानी पत्थर के गोले जैसे हैं और कुछ साइंसदानों का ये दावा है कि एक एलियन प्लैनेट थिया के रिमेन्स हैं। दरअसल आज से करीब 30-40 साल पहले जब साइंटिस्ट अर्थक्वेक्स की स्टडी कर रहे थे तब उन्हें गलती से अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे यहाँ इस गहराई पर दो मैसिव कॉन्टिनेंट्स जितने बड़े पत्थर के टुकड़े मिले थे जो ज़मीन के पत्थरों से बिल्कुल अलग थे। अब ऐसे में सवाल ये था कि ये मैसिव पत्थर आखिर ज़मीन के कोर तक आखिर पहुँचे कैसे, और तभी कैल्टिक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट कियान युआन और उनकी टीम का एक क्लेम आता है दैट यस, ये वाकई में किसी एलियन प्लैनेट के रिमेन्स हैं और उनके पास इसे प्रूव करने के लिए एविडेंस भी हैं। अब आइडियली अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई क्लेम करता है तो मोस्ट ऑफन उनके पास वैलिड एविडेंस होता है, क्योंकि यही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है अपनी बात को प्रूव करने का। बट देन ज़रा सोचो, ये जियोफिजिसिस्ट आखिर एविडेंस के तौर पर क्या ही दिखा सकते थे। I mean, जिन ब्लॉब्स को वो एलियन बता रहे हैं वो ज़मीन की गहराई में ऑलमोस्ट ज़मीन के कोर के पास हैं, जहाँ तक ना पहले कोई पहुँच पाया है और ना आज पहुँच सकता है। और इन ब्लॉब्स को जिस एलियन प्लैनेट थिया के साथ जोड़कर बताया जा रहा है वो एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जो कहा जाता है आज से 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन से टकराकर ख़त्म हो गया था। यानी इसका मतलब ना ही इन साइंसदानों के पास इस ब्लॉब के सैंपल्स हो सकते हैं और ना ही इस थिया नाम के हाइपोथेटिकल प्लैनेट के। सो आई विल आस्क अगेन, क्या इनकी रिसर्च पर बिलीव भी किया जा सकता है? आल्सो क्या ऐसे मैसिव ब्लॉब्स ज़मीन के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकते हैं बिना उसके रोटेशन को अनस्टेबल किए? और साइंसदानों ने इसके एग्जिस्टेंस का आखिर पता ही कैसे लगाया इन द फर्स्ट प्लेस? अब ऑनेस्टली जब भी हम इस तरह के टॉपिक्स पर काम करते हैं ना, कई बार हमें बहुत से ऐसे मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस और अफवाहों का भी सामना करना पड़ता है। बट हमेशा से हमारी बस यही कोशिश रही है कि इन सारे अफवाहों और मिथ्स को साइड में रख के हम एकदम लॉजिकल कंक्लूजन ही आपके सामने ला कर रखें जो साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। और यही सेम थिंकिंग और मेथड हमने इस टॉपिक पर भी यूज़ किया है। हमने एकदम स्टार्ट किया इसके बेस से, एकदम फंडामेंटल्स। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साइंसदानों ने इन ह्यूज ब्लॉब्स को ज़मीन के कोर के नज़दीक आखिर ढूंढा ही कैसे? वेल, यहाँ पर आ जाती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। सो शुरुआत में साइंसदानों का ये गोल ही नहीं था कि भाई ज़मीन के नीचे कोई ह्यूज ब्लॉब्स हो सकते हैं, इन्हें ढूंढने निकलते हैं। इनफैक्ट इस वक्त तो वो एक अनआंसर्ड मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सो कहानी की शुरुआत होती है 1960s में। यूएस के हवाई आइलैंड्स पर सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर करीब 8 वोल्केनोज फट गए थे। अब नॉर्मली फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एरप्शंस सिर्फ उसी जगह पर होते हैं जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तब ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है और वहाँ मौजूद मैग्मा वोल्केनो के रूप में बाहर आने लगता है। लेकिन आप देख सकते हो हवाई आइलैंड अपने सबसे नज़दीकी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से भी कितना दूर है। सो लॉजिकली सबसे पहला सवाल यही है कि हवाई में वाक़े मौना लोआ और किलाउइक, ये दोनों पहाड़ दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स आखिर क्यों हैं? आखिर हवाई आइलैंड के नीचे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री से इतना दूर होने के बाद भी यहाँ पर दुनिया के 2 मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं? वेल, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब साइंसदानों ने दुनिया के सभी एक्टिव वोल्केनिक रीजन्स का एक मैप बनाया तब उन्हें पता चला कि सारी कड़ियाँ 2 जगहों पर आकर जुड़ रही हैं, एक अफ्रीका और दूसरा पैसिफिक। लाइक लिटरली आप ये हॉटस्पॉट्स के मैप को देखो, हवाई आइलैंड तो पैसिफिक में ही है, लेकिन ये जो साइबेरियन ट्रैप्स और डेकन ट्रैप्स नाम के सूखे लावा के पहाड़ हैं ना, ये जो अभी रशिया और इंडिया में दिख रहे हैं, ये भी तब बने थे जब साइबेरिया आइसलैंड वाले हॉटस्पॉट के ऊपर हुआ करता था और इंडिया रीयूनियन वाले हॉटस्पॉट के ऊपर। यानी कि ये 2 प्लेट्स अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि ऑल इन ऑल यहाँ पर 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला, हो ना हो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे कुछ तो ऐसा है जो इन हॉटस्पॉट्स को क्रिएट कर रहा है। और दूसरा, इट इज़ पॉसिबली इन द मेंटल, क्योंकि क्रस्ट पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भले ही आगे मूव कर जाएं, ये हॉटस्पॉट्स आगे मूव नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे में क्या थी वो चीज़ जो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे है और मेंटल में है? वेल, द ओनली वे टू फाइंड दैट आउट वाज कि किसी तरह मेंटल में घुसने की तरकीब निकालो।
क्योंकि ऑब्वियसली सीधा गड्ढा खोद कर जाना वॉज नॉट एन ऑप्शन। आई मीन जब रशिया ने भी कोला सुपर डीप बोरहोल खोदा था तो वो सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास ही नीचे पहुंच पाए थे। ये तो मतलब कुछ ऐसा हुआ, अगर मैं ज़मीन के सरफेस को अपनी हथेली से कंपेयर करूं तो ये जो हाथ की लकीरों का डिप्रेशन दिख रहा है ना, इतना भी गहरा हम अब तक नहीं खोद पाए। कहने का मतलब साफ है कि साइंसदानों को एक बेहतर टेक्निक की ज़रूरत थी और यहीं पर फिर एंट्री ली यूएस के कुछ क्यूरियस साइंसदानों ने। दरअसल लेट 70s तक अर्थक्वेक्स की स्टडी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी ट्रेंड पकड़ रही थी। तो यूएस के कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना अर्थक्वेक्स के ज़रिए ज़मीन की गहराइयों में पेनिट्रेट किया जाए, क्योंकि वैसे भी तब तक इस फील्ड में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल गई थी। कि अर्थक्वेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से साइंसदानों ने अर्थ के इंटीरियर्स को कैसे मैप किया। तो देखो, जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो पूरी ज़मीन वाइब्रेट करने लगती है, यानी कुछ वेव्स जो निकलते हैं वो ज़मीन के अंदर से आर पार जाने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में यूएस साइंसदानों ने सोचा इन वेव्स को स्टडी करके ज़मीन के इंटीरियर्स का एक मैप बनाया जा सकता है, और इस मैपिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाई MIT के प्रोफेसर काइटी एकी ने, जिन्होंने अर्थक्वेक से पैदा होने वाली सीज़मिक वेव्स की स्पीड को नापकर इन एलियन ब्लोब्स को डिस्कवर किया। एक्चुअली सीज़मिक वेव्स का सीन कुछ ऐसा होता है कि वेव्स अलग अलग मीडियम से अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करते हैं। सो स्पीड वेरिएशन को रिकॉर्ड करके उन्होंने ज़मीन के इंटीरियर्स का एक 2D मैप बनाया। जैसे कि मैंने कहा, ये वेव्स मीडियम चेंज होने पर स्पीड भी बदलते हैं। तो साइंटिस्ट का इनिशियल प्रेडिक्शन था कि मेंटल से गुजरते हुए थ्रू आउट इन वेव्स की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, बट देन एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल ही अलग थे। अफ्रीका और पैसिफिक रीजन्स के नीचे मौजूद मेंटल से गुजरते हुए अचानक से इन वेव्स की स्पीड कम हो गई, यानी कि वहाँ मेंटल में कुछ और ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसको टकराकर इन वेव्स की स्पीड चेंज हुई थी। डिटेल जांच पड़ताल करने पर पता चला अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे किसी रेगिस्तान में दिखने वाले रेत के टिल्लों की तरह 2 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो किसी कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं। और फिर इन डिस्कवरीज के बाद साइंसदानों ने इनमें से अफ्रीका वाले ब्लॉब को नाम दिया टूजो और पैसिफिक वाले को नाम दिया जेसन। और इनकी इस खोज के बाद दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हॉटस्पॉट्स और इन एलियन ब्लॉब्स के बीच का कनेक्शन खोजना कि क्या वो ब्लॉब्स ही आखिर इन हॉटस्पॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं और इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। इन ब्लॉब्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए 1994 में जर्मनी के जाने माने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के 2 जियोफिजिसिस्ट UR क्रिस्टेंसन और AW हॉफमैन उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी। इनके मुताबिक 200 मिलियन सालों पहले जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था, तब उस टाइम ज़मीन का ओशियानिक क्रस्ट डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे धंसने लगा था और इवेंचुअली वो धंसते धंसते मेंटल तक पहुंच गया। इसके बाद यहाँ मेंटल में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब वो पिघला तब उसमें मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स कोर में मौजूद आयरन के कांटेक्ट में आकर आयरन पेरोक्साइड में तब्दील हुए, और क्योंकि आयरन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लावा से ज़्यादा डेंस होते हैं तो इनकी वजह से वो कोर और मेंटल की बाउंड्री पर जमा होते गए और टाइम के साथ उन्होंने वहाँ पर ऐसे ब्लॉब्स जैसे 2 अनोखे स्ट्रक्चर्स बना दिए। और क्योंकि इन ब्लॉब्स ने काफ़ी टाइम तक आयरन पेरोक्साइड जैसे डेंस मटेरियल को अपने पास जमा करके रखा है और इसीलिए फिर ओवरलोड होकर वो डेंस मटेरियल क्रस्ट को चीरते हुए कुछ टाइम बाद बाहर फूट पड़ते हैं, क्रिएटिंग हॉटस्पॉट्स, यानी कि अब तक लेवल 2 भी पार। साइंसदानों को पता था कि नंबर 1 ज़्यादातर हॉटस्पॉट्स अफ्रीका और पैसिफिक रीजन में हैं, नंबर 2 इन हॉटस्पॉट्स के नीचे 2 ह्यूज ब्लॉब्स हैं और नंबर 3 ये 2 ब्लॉब्स ही हॉटस्पॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब बारी थी लेवल 3 पर जाने की। आप देख सकते हो कि क्रिस्टेंसन और हॉफमैन की थ्योरी ये तो बता पा रही थी कि ये ब्लॉब्स बने कैसे होंगे, पर इस थ्योरी के पास अब भी एक आंसर मिसिंग था। वो ये नहीं बता पा रही थी कि ब्लॉब्स स्पेसिफिकली अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे ही क्यों बने हैं, वो कहीं और भी तो बन सकते थे ना। अब देखो, इन दिनों इस पर कई साइंटिस्ट ने बहुत सोचा। उनका मानना था कि अब तक जितना हम जान चुके हैं इस पर आगे बिल्ड कर सकें ऐसी कोई थ्योरी खोजते हैं ना। एंड वेल, उन्हें ये नहीं पता था कि यही ख्याल उन्हें बहुत ही जल्द एक डेड एंड की तरफ लेकर जाने वाला था। एक्चुअली में इन साइंसदानों को लग रहा था कि हॉटस्पॉट्स को ब्लॉब से जोड़ना जितना ईजी था, ब्लॉब्स को अफ्रीका और पैसिफिक से जोड़ना भी इतना ही ईजी होगा। बट देन उन्होंने जितने भी थ्योरीज दिए वो हॉटस्पॉट्स, ब्लॉब्स और अफ्रीका पैसिफिक इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड फाइनली अमंग ऑल दिस क्योस 2021 में एक कम्प्लीटली अलग थ्योरी सबके सामने आई। इस थ्योरी का क्लेम था
कि वो ब्लॉब्स असल में एक एलियन प्लैनेट थिया के टुकड़े हैं। एंड स्पोर्टिंग रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि उनके पास इसका एविडेंस भी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो 2021 में कैल्टिक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट कियान युआन और उनकी टीम ने एक थ्योरी पब्लिश की। इनके मुताबिक आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन आज के मुकाबले काफ़ी छोटी हुआ करती थी, बट फिर एक मार्स जितने बड़े प्लैनेट थिया से वो टकराती है और इस शदीद टकराव से नंबर 1 ज़मीन अपने एक्सिस पर टिल्ट हो जाती है, नंबर 2 थिया का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर हमारा चांद बन जाता है, और नंबर 3 इसके बचे हुए टुकड़े ज़मीन के अंदर कैद हो जाते हैं। दरअसल युआन का कहना था कि इस कोलिजन के बाद अर्थ पूरी तरह से पिघल गई थी, और क्योंकि थिया की डेंसिटी ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा थी और इसीलिए इसके टुकड़े ज़मीन के निचले हिस्से यानी हमारे कोर तक धंस गए। ऊपर से रही बात इनके करंट लोकेशन की, तो एक अल्टरनेट रिसर्च ये कहती है कि अर्थ के इस नए टिल्टेड रोटेशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये ब्लॉब्स एक दूसरे से डायमेट्रिकली ऑपोजिट यानी अफ्रीका और पैसिफिक में अलाइन हो गए होंगे। आफ्टर ऑल गायरोस्कोप्स में भी तो यही होता है, इसके अंदरूनी पुर्जे अलग अलग मूवमेंट्स और एडजस्टमेंट्स करके इस गायरोस्कोप के रोटेशन को बैलेंस आउट करते हैं। सो इज दिस इट? क्या थिया वाली थ्योरी फाइनली एक्सेप्ट हुई, जो हॉटस्पॉट ब्लॉब्स और अफ्रीका पैसिफिक की गुत्थी इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर पाई? वेल टेक्निकली यस, क्योंकि इससे ब्लॉब्स आए कहाँ से ये पता चलता है, फिर ये अफ्रीका और पैसिफिक में ही क्यों हैं ये भी पता चलता है, और फिर इसके आगे अगर हम वो ओशियानिक क्रस्ट वाली थ्योरी को भी कनेक्ट कर दें तो ये हॉटस्पॉट्स क्यों पैदा करते हैं ये भी पता चलता है। मीनिंग हमारे पास अब वो सभी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन है जो भी हमें चाहिए थे। जस्ट वन थिंग, सबूत, प्रूफ, एविडेंस क्या है इस थ्योरी के सच होने का? क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि थिया जैसा कोई एलियन प्लैनेट कभी एग्जिस्ट भी किया करता होगा? वेल कियान युआन और उनकी टीम का ये दावा है कि इनके पास प्रूफ्स हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, इसमें उन्होंने मून के केमिकल कंपोजिशन से सिमिलर मार्स जितना बड़ा एक प्लैनेट यानी थिया बनाया और फिर इसे अर्थ के साथ टकरा कर देखा, तो सिमुलेशंस में एग्जैक्टली वही हुआ जैसा उन्होंने हाइपोथेसिस में प्रेडिक्ट किया था। यानी थिया का एक बड़ा सा हिस्सा वाकई में इनके सिमुलेशन में चांद बन गया। ज़मीन इस टकराव से पिघल भी गई और फिर थिया के बचे हुए टुकड़े अपने हाई डेंसिटी की वजह से अर्थ के कोर मेंटल बाउंड्री तक भी पहुंचे, जैसा एग्जैक्ट नज़ारा आज हमें हमारी ज़मीन का भी दिखता है। यानी कि युआन की इस थ्योरी की वजह से अब फाइनली हमारे पास इन ब्लॉब्स के ओरिजिन का एक साइंटिफिक आंसर है, एंड पॉसिबली वो सही भी है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ अब भी अनफॉर्चुनेटली हमें इसे एक थ्योरी ही पकड़कर चलना होगा। एंड यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? वेल अपने इस थिया के रिमेन्स वाले क्लेम को प्रूव करने के लिए युआन ने जो कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है उसमें थिया का केमिकल कंपोजिशन एक तरह से बस गैस वर्क है, क्योंकि हम अब भी चांद के कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं जानते। इसके सिर्फ ऊपरी सॉइल सैंपल्स का ही हमारे पास प्रॉपर डाटा है। सो ऐसे में इस इनकम्प्लीट डाटा सेट से थिया का सिमुलेटेड मॉडल बनाना आई थिंक यहाँ पर चांस आ जाता है मार्जिन ऑफ एरर का। हाउएवर हम इसे पूरे तरीके से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिमुलेटेड मॉडल एक अच्छे खासे लेवल तक इन ब्लॉब्स के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता है। बिसाइड्स अपने सिमुलेशन के इस लूप होल को युआन और उनकी टीम भी अच्छी तरह जानती है, और इसीलिए वो फिलहाल नासा के आर्टेमिस मिशन से चांद के रॉक सैंपल्स हासिल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। इवेंचुअली इन सैंपल्स को वो ब्लॉब्स के साथ मैच करके ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉब्स असल में थिया का ही एक हिस्सा है या फिर नहीं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू दैट वन फाइनल क्वेश्चन विच इज़ कि चलो आर्टेमिस चांद के रॉक सैंपल्स ले भी आए, तब भी हमारी ज़मीन के मेंटल में छुपे ब्लॉब्स को इनके साथ युआन कंपेयर ही कैसे करेंगे? यू नो आज के इस पूरे वीडियो में यही वो सवाल है जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइट किया, क्योंकि युआन मून के रॉक सैंपल्स को ब्लॉब से कंपेयर करके देखने वाले हैं। ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसका मतलब वो ये कैसे करेंगे इसका कोई प्रोसेस कहीं पर भी मेंशन नहीं है अभी तक। मतलब हमें यहाँ पर अपना खुद का गेस लगाना था कि क्या होगा प्रोसेस। सो इससे पहले कि मैं खुद इसका जवाब दूँ, आप इसे ट्राई करना चाहोगे? कम ऑन, इफ़ यू हैव एन आंसर फ़ौरन इसे नीचे कमेंट करो। ट्रस्ट मी, जवाब अब तक हमने जितना भी सीखा है उसी में ही है, और ये हमें भी खुद बाद में ही रियलाइज़ हुआ। सो होपफुली आपको जो भी आंसर लग रहा है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब बढ़ते हैं जवाब की तरफ। आपको याद होगा हमने सबडक्टेड ओशियानिक क्रस्ट थ्योरी की बात की थी,
जो हॉटस्पॉट्स और ब्लॉब्स के बीच का कनेक्शन बताती है। वेल इसमें ये देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ब्लॉब्स एक ही जगह पर रुके होने की वजह से ओवर टाइम इन ब्लॉब्स में मौजूद आइसोटोप्स यानी कि एलिमेंट्स के अलग अलग वेरिएंट्स कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं और फिर इसके बाद मेंटल प्लूम्स यानी कि मेंटल को चीरते हुए जो लावा हॉटस्पॉट से बाहर आता है उनमें ये आइसोटोप्स रिसाइकल होकर बाहर सूखे लावा के पत्थर बनाते हैं। यानी कि ये हमें चांद और ब्लॉब के पत्थरों को मैच कराने के लिए मेंटल तक खोदने की ज़रूरत नहीं है। बस हवाई आइलैंड जैसे एक्टिव हॉटस्पॉट्स के पास से सूखे लावा के पत्थर यानी बसाल्ट रॉक्स के सैंपल्स इकट्ठा करो और इनके जरिए ब्लॉब्स के केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करो एंड लास्टली उन्हें मून के रॉक सैंपल्स के कंपोजिशन के साथ मैच करो। एज सिंपल एज दैट एंड विच मेक्स मी थिंक, क्या साइंस वाकई में इतना हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है जितना दुनिया बताती है? I mean, मेरे हिसाब से साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अप्रोच, एक नज़रिया है जो कि हर चैलेंजिंग सिचुएशन को, हर अनसॉल्व क्वेश्चन को देखकर हमें एक्साइटेड फील कराता है एंड वंस वी फाइंड द आंसर हमें कितना अचीवमेंट लाइक फील होता है। बट यहाँ पर हमारा पर्सनल ग्रोथ भी होता है साथ, और यही सेम साइंटिफिक अप्रोच हम अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और यही साइंटिफिक सोच, यही क्यूरियोसिटी, बस यही तो वो चीज़ है जो हमें आगे लेके जाती है, कभी ज़मीन के अंदर छुपे राजों का सामना करवाती है और कभी समंदर की गहराइयों में दफन ऐसे हकायक से पर्दा उठाती है जिन्हें कभी खतरनाक हद तक खुफिया रखा गया, जैसे जापान का वो मंसूबा, एक अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्दोज, जो सिर्फ पानी में गायब नहीं होती थी बल्कि अपने अंदर हवाई जहाज़ छुपा कर दुश्मन पर ऐसी जगह हमला कर सकती थी जहां किसी को अंदाज़ा तक ना हो। यह टेक्नोलॉजी अपने वक्त से दहाइयों आगे थी और शायद इसीलिए जैसे ही जंग खत्म हुई इस प्रोजेक्ट को फौरन तबाह कर दिया गया। ना सिर्फ तबाह बल्कि दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि बाज राज सिर्फ जंग नहीं जीतते, वो मुस्तकबिल को बदलने की ताकत रखते हैं। यही सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो राज जो ना तो ज़मीन के अंदर था ना खला में बल्कि समंदर के नीचे छुपा हुआ था। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।